brought to you by Infinix. करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, पूरे 7000 करोड़। एक न्यूज चैनल को जानबूझकर झूठ फैलाने के लिए कुल जमा 7000 करोड़ रुपए का फटका लगा है। ये चैनल कौन सा है, उसको इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाना पड़ा और इन सब में डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका क्या थी, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Infinix. मानहानि यानी किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या जानबूझकर बदनाम करना नैतिक रूप से तो गलत है ही, इसे कानून की नज़र में भी अपराध माना गया है। दुनिया के अधिकतर देशों में मानहानि के खिलाफ कानून बने हैं। इस अपराध के लिए जुर्माने से लेकर जेल की सजा तक का प्रावधान है। फिर सवाल आता है कि कितनी सजा या कितने जुर्माने से किसी की खोई प्रतिष्ठा वापस लौट सकती है। सोचे कितना पैसा पर्याप्त होगा। पहली बार में हमें लगा 5 से 10 करोड़ काफ़ी होगा, मगर अमेरिका की एक कंपनी ने मानहानि की कीमत लगाई है लगभग 7000 करोड़ रुपए और इस कंपनी का नाम है डोमिनियन वोटिंग सिस्टम्स। ये वोटिंग मशीन के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बनाती है। इसको पैसा कौन दे रहा है? पैसा दे रही है फॉक्स न्यूज़। ये अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स में से एक है। अब आपके सामने दो किरदार हैं, डोमिनियन और फॉक्स न्यूज़। दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। एक कंपनी वोटिंग कराने वाली मशीनें बनाती है, जबकि दूसरी पत्रकारिता की फील्ड में काम करती है। इतने अलग अलग होने के बावजूद दोनों के तार कैसे जुड़े और फॉक्स न्यूज़ ने डोमिनियन की शान में क्या गुस्ताखी कर दी? तो इस किस्से की शुरुआत हुई 2020 में। उस बरस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले थे। रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप लगातार दूसरी बार अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। दूसरी तरफ थे डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन। चुनाव से पहले ही ट्रंप की जीत पर संशय बनने लगा था। उनकी फॉरेन और डोमेस्टिक पॉलिसीज पर सवाल खड़े हो रहे थे। उनके खिलाफ झूठ बोलने, जनता को गुमराह करने, यौन शोषण जैसे संगीन आरोप लग रहे थे। स्थिति दयनीय देखकर ट्रंप ने एक शगुफा छोड़ा। उन्होंने चुनावों से पहले ही वोटिंग में धांधली की शिकायत शुरू कर दी। बोले, अगर मैं चुनाव हारा तो समझ लेना कि वोटिंग में फर्जीवाड़ा हुआ है। उनके करीबियों और कई न्यूज़ चैनल्स ने इसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। इसके कारण वोटिंग फ्रॉड से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को भी हवा मिली। खैर, नवंबर 2020 में चुनाव हुए। इसमें ट्रंप हार गए। उनके पास कुर्सी छोड़ने के लिए 20 जनवरी 2021 तक का समय था। इस बीच में उन्होंने हर हद पार की। जिस समय वोटों की गिनती चल रही थी, उस समय ट्रंप बिना किसी सबूत के वोटिंग में फ्रॉड के आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि मेरे वोट्स को गायब कर दिया गया है। चुनाव से जुड़े अधिकारी बार बार कहते रहे कि आरोप गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये चुनाव सबसे सुरक्षित और सबसे निष्पक्ष रहा है। मगर अपनी धुन में मस्त ट्रंप किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं थे। इन सबके बीच फॉक्स नेटवर्क के चैनल ट्रंप की ही धुन पर नाच रहे थे। वो भी वोटिंग फ्रॉड के दावों को सच बता रहे थे। उनके एंकर्स जोर देकर इस थ्योरी में लोगों को भरोसा दिलवा रहे थे। और फिर आई 6 जनवरी 2021 की तारीख। उस दिन ट्रंप के भाषण के बाद उनके समर्थकों की भीड़ कैपिटल हिल में घुस गई। उस समय संसद में बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने की तैयारी चल रही थी। भीड़ ने अंदर घुसकर हिंसा की, तोड़फोड़ मचाई और सुरक्षा में तैनात अधिकारियों पर हमले भी किए। इस हिंसा में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोशल मीडिया साइट्स ने ट्रंप को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। ट्रंप की खूब लानत मलानत भी हुई। उनके खिलाफ संसद में महाभियोग लाया गया। हालांकि जब तक दोनों सदनों की मंजूरी मिलती, तब तक कार्यकाल पूरा हो चुका था। ट्रंप बड़े बेआबरू होकर व्हाइट हाउस से जा चुके थे। होने को तो कहानी यहीं पर ख़त्म हो सकती थी, मगर अभी इस खेल में कई चैप्टर्स बाकी थे। मसलन डोमिनियन का पंचबैक। इस खेल में डोमिनियन की एंट्री कैसे हुई? डोमिनियन 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग मशीन बेचने वाली दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। उसकी मशीनों का इस्तेमाल अमेरिका के 28 राज्यों में हुआ था। जॉर्जिया और विस्कॉन्सिन में वोटों की गिनती को लेकर सबसे ज़्यादा आरोप लग रहे थे, इसलिए दोनों राज्यों में वोट दोबारा हाथ से गिने गए। इसमें पता चला कि डोमिनियन की वोटिंग मशीन एकदम सटीक हैं, उनमें किसी तरह की धांधली नहीं हुई है। जब डोमिनियन पूरी तरह पाक साफ साबित हो गई, तब उसने आरोप लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू की। कुछ न्यूज़ नेटवर्क्स ने चुपके चुपके अपनी वेबसाइट से वोटिंग फ्रॉड वाली खबरें डिलीट कर दी, मगर डोमिनियन इतने पर मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पहले ट्रंप के 2 वकीलों सिडनी पॉवेल और रूडी गुलियानी को लपेटा। दोनों के खिलाफ 11,000 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। इसके बाद उसने फॉक्स न्यूज़, न्यूज़ मैक्स, वन अमेरिका न्यूज़ नेटवर्क, पैट्रिक बायन, माइक लिंडेल और माइपेलो के खिलाफ मानहानि का केस किया। इनमें से हर एक से लगभग 14,000 करोड़ रुपए की रकम मांगी गई थी।
जिरह के बाद अदालत ने फॉक्स न्यूज़, माय पिलो और लिंडेल के खिलाफ मुकदमे को आगे बढ़ाने की इजाज़त दे दी। इन सब में फॉक्स न्यूज़ का केस सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाला था। ऐसा क्यों? क्योंकि फॉक्स न्यूज़ व्यूअरशिप और रेटिंग्स के मामले में अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है। इसका मालिकाना हक दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक रूपर्ट मर्डोक के पास है। उनकी कंपनी न्यूज़ कॉर्प दुनिया भर में 100 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स, अखबार, मैगजीन्स, पब्लिशिंग हाउसेज आदि चलाती है। मार्च 2023 में रूपर्ट की कुल संपत्ति लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की थी। पैसे के अलावा उनकी निजी और पारिवारिक जिंदगी भी दिलचस्प रही है। उनके परिवार के अंदर उत्तराधिकार को लेकर जबरदस्त तकरार चलती है। इन्हीं वजहों से रूपर्ट पर मीडिया की नजरें बनी रहती हैं। फॉक्स न्यूज़ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी कुछ ऐसा ही था। इस केस के मुख्य किरदार कौन कौन थे, अब इस पर बात कर लेते हैं। नंबर 1, रूपर्ट मर्डोक। फॉक्स कॉर्प के चेयरमैन डोमिनियन ने अदालत को बताया कि रूपर्ट अपने चैनल के कई दावों पर भरोसा नहीं करते थे। वो चाहते थे कि उनका चैनल इन दावों को खारिज करे। चेयरमैन होने के नाते रूपर्ट ऐसा करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना बेहतर समझा। नंबर 2, टकर कार्लसन। फॉक्स न्यूज़ के स्टार एंकर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के बाद कार्लसन ने लगभग 20 शो होस्ट किए, जिनमें उन्होंने वोटिंग फ्रॉड का दावा किया। निजी बातचीत में वो इन दावों को पागलपन बताया करते थे। इससे साबित हो रहा था कि कार्लसन ने जानबूझकर जनता को गुमराह करने के लिए कैमरे पर झूठ बोला। नंबर 3, सुजैन स्कॉट। फॉक्स न्यूज़ की सीईओ। चैनल की सीईओ होने के नाते स्कॉट के पास किसी शो का विषय तय करने या किसी पैनलिस्ट को रोकने के अधिकार थे, मगर उन्होंने फैक्ट्स की बजाय रेटिंग और व्यूअरशिप को तरजीह दी। डोमिनियन ने स्कॉट को इस बारे में आगाह भी किया था, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब ये भी जान लेते हैं कि इस केस में कब क्या हुआ। 3 नवंबर 2020 अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ। वोटिंग खत्म होने के बाद न्यूज़ चैनल्स ने शुरुआती नतीजों का आकलन शुरू किया। फॉक्स न्यूज़ ने एरिजोना स्टेट में जो बाइडेन की जीत का अनुमान लगाया। इससे ट्रंप और उनके करीबी नाराज हुए। 8 नवंबर 2020 फॉक्स पर ट्रंप की वकील सिडनी पावेल को बुलाया गया। पावेल ने आरोप लगाया कि डोमिनियन ने बाइडेन के पक्ष में धांधली की। 13 नवंबर 2020 फॉक्स की इंटरनल फैक्ट चेकिंग टीम ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसमें कहा गया कि वोटिंग में फ्रॉड का दावा बेबुनियाद है। इस रिपोर्ट को चैनल ने अंदर ही दबा दिया। 15 नवंबर 2020 फॉक्स न्यूज़ की रेटिंग 35% तक गिर गई। उसी समय में वोटिंग फ्रॉड का दावा करने वाले दूसरे चैनलों की रेटिंग बढ़ रही थी। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 ट्रंप के कई वकील और कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट फॉक्स पर आते रहे। उन्होंने बार बार वोटिंग फ्रॉड का झूठा दावा किया। चैनल के एंकर्स ने उनसे सवाल करने की बजाय उन्हें बढ़ावा दिया। 26 मार्च 2021 डोमिनियन ने फॉक्स न्यूज़ के खिलाफ डेलावेयर की अदालत में मानहानि का मुकदमा किया। कुछ महीने बाद उन्होंने फॉक्स कॉर्प के खिलाफ अलग से याचिका दायर की। बाद में दोनों केसेस को एक में मिला दिया गया। 16 दिसंबर 2021 अदालत ने मुकदमा खारिज करने की अपील को ठुकरा दिया। 31 मार्च 2023 इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को देखने और केस से जुड़े लोगों को सुनने के बाद अदालत ने माना कि फॉक्स न्यूज़ पर जो कुछ चला उससे डोमिनियन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता। इससे साफ हो गया था कि फॉक्स के पास अपना बचाव करने के लिए कुछ नहीं बचा है। 16 अप्रैल 2023 इस दिन जूरी के सामने जिरह शुरू होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। रिपोर्ट्स आई कि दोनों पक्ष समझौते के लिए बातचीत कर रहे हैं। 18 अप्रैल 2023 फॉक्स न्यूज़ और डोमिनियन 7,000 करोड़ रुपए पर मुकदमा खत्म करने के लिए तैयार हो गए। डोमिनियन ने 14,000 करोड़ मांगे थे, लेकिन वे आधे पर मान गए। फॉक्स अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, फिर भी रकम उनके लिए काफ़ी बड़ी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर में फॉक्स की आमदनी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की थी। फॉक्स कॉर्प की कुल संपत्ति 32,000 करोड़ के आसपास आंकी गई है। कंपनी के मालिक रूपर्ट मर्डोक के पास भी इससे कई गुना ज़्यादा रुपए हैं, फिर भी ये उनकी विश्वसनीयता और उनके बिजनेस को बुरी तरह प्रभावित ज़रूर करेगा। अब सवाल ये उठता है कि फॉक्स ने इतना बड़ा नुकसान क्यों उठाया। इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, कमज़ोर पक्ष। इस केस में फॉक्स हमेशा से दयनीय स्थिति में रहा है। उसने ट्रंप के दावों का जोर शोर से प्रचार किया। इंटरनल रिपोर्ट्स की भी कोई परवाह नहीं की। जब चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने धांधली की बात नकार दी, फिर भी फॉक्स नहीं माना। और तो और अदालत पहले ही मान चुकी थी कि डोमिनियन की मानहानि हुई है। ऐसे में फॉक्स के सामने अपना बचाव करने के लिए बहुत तर्क नहीं बचे हुए थे। नंबर 2, नए राज खुलने का डर।
ट्रायल शुरू होने से पहले अदालत में बहुत सारे दस्तावेज पेश किए गए। इसमें फॉक्स के कई इंटरनल डॉक्यूमेंट्स भी शामिल थे। इनसे कुछ सनसनीखेज चीज़ें बाहर आईं। मसलन रूपर्ट मर्डोक को पता था कि डोमिनियन के खिलाफ चल रही डिबेट दुष्प्रचार है, इसके बावजूद वो कोई कदम नहीं उठा पाए। फॉक्स न्यूज़ के स्टार एंकर टगर कार्लसन ने एक प्राइवेट मैसेज में ट्रंप की आलोचना की थी। न्यूज़ नेटवर्क के कई एंकर्स और अधिकारियों ने निजी बातचीत में वोटिंग फ्रॉड के दावों को गलत ठहराया था, फिर भी उन्होंने इसे ऑन एयर होने से नहीं रोका। फॉक्स ने नतीजा जो बाइडेन के पक्ष में दिखाने वाले 2 स्टाफ मेंबर्स को नौकरी से निकाल दिया था। इसी घटना के बाद चैनल पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को बढ़ावा मिला। जैसे जैसे ट्रायल आगे बढ़ता, इस तरह के और भी खुलासे सामने आ सकते थे। इस मामले में रूपर्ट मर्डोक और चैनल के एंकर्स को भी कटघरे में खड़ा होना होता। ये चैनल के लिए बदनामी का सबब बन सकता था। नंबर 3, बड़े नुकसान की आशंका। अगर अदालत का अंतिम फैसला फॉक्स न्यूज़ के खिलाफ में आता, तब ये चैनल की प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए धूमिल कर सकता था। संभावना ये भी थी कि उन्हें पूरी रकम का भुगतान करना पड़ता। अदालत के बाहर उन्होंने आधे में डोमिनियन को मना लिया है। जानकारों का मानना है कि समझौता करके फॉक्स ने खुद को बचा लिया है। डील के बाद फॉक्स ने कहा कि हम पत्रकारिता के मानकों के प्रति सजग हैं। ये डील इसी का सबूत है। केस आने के बाद उनके पास ऐसा कहने की नैतिकता नहीं बचती। तो क्या फॉक्स की सारी मुसीबतें खत्म हो गईं? नहीं, अभी इम्तिहान और भी हैं। एक केस और बचा है। वोटिंग मशीन बनाने वाली एक और कंपनी है स्मार्टमैटिक, उसने भी फॉक्स पर मानहानि का मुकदमा किया हुआ है। इस कंपनी ने फॉक्स से लगभग 22,000 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है। इन सबके अलावा डोमिनियन ने अलग से ट्रंप के वकीलों और कुछ दूसरे न्यूज़ नेटवर्क्स पर मानहानि का मुकदमा किया हुआ है। यानी बात अभी दूर तलक जाने वाली है। अभी कुछ और झूठ फैलने वालों का घमंड टूटना बाकी है। क्या फॉक्स न्यूज़ के साथ सही हुआ? इस मसले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। यूनाइटेड नेशंस मई 2023 में अफगानिस्तान से बाहर निकलने की तैयारी में जुट गया है। इसका कारण महिलाओं के काम करने पर पाबंदी को बताया जा रहा है। अगस्त 2020 में सत्ता में आने के बाद से तालिबान ने महिलाओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। बच्चों को स्कूल जाने से रोका गया है। इसके अलावा महिलाओं को घरों से बाहर जॉब करने पर भी रोक लगा दी गई है। पश्चिमी देश और यूएन लंबे समय से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन तालिबान ने उस तरफ ध्यान देना बंद कर दिया है। इस बीच यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम के मुखिया अकम स्टेनर का बड़ा बयान आया है। स्टेनर ने एक इंटरव्यू में कहा कि यूएन की टीम तालिबान सरकार के साथ बातचीत कर रही है। अगर सरकार ने महिलाओं को यूएन में काम करने की इजाज़त नहीं दी तो यूएन अपनी सभी टीमों को बाहर निकाल लेगा। उन्होंने ये भी कहा ऐसा करना बहुत दुखद होगा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। दूसरी सुर्खी सूडान से। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्स आरएसएफ के बीच जंग 5वें दिन भी जारी है। 18 अप्रैल को 24 घंटे के संघर्ष विराम पर सहमति बनी थी, लेकिन संघर्ष विराम के बीच भी लड़ाई चलती रही। इस मामले में क्या अपडेट्स हैं, एक एक कर जान लेते हैं। सूडान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक लड़ाई में मरने वालों की संख्या 300 के पार पहुंच गई है। लगभग 3,000 लोग घायल बताए जा रहे हैं। डॉक्टर्स यूनियन का कहना है कि संघर्ष विराम के ऐलान के बाद 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी खार्तूम से लोगों का पलायन जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अभी तक हज़ारों लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। संघर्ष विराम टूटने के साथ उनका भरोसा भी टूट गया है। अचानक लड़ाई छिड़ने के कारण ये लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। सूडान में चल रही लड़ाई का असर भारत में भी दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि कर्नाटक के 31 लोग बिना भोजन पानी के सूडान में फंसे हुए हैं और सरकार उन्हें लाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। इस पर जयशंकर ने जवाब दिया कि लोगों की जान खतरे में है, इस पर राजनीति ना करें। इसके बाद भी दोनों नेताओं के बीच ट्विटर पर तकरार चलती रही। वैसे आपके मन में भी सवाल होगा कि भारत सरकार कर क्या रही है। जयशंकर ने सऊदी अरब और यूएई के विदेश मंत्रियों से चर्चा की। दोनों देश सूडान के पास में हैं। सूडान से भारतीयों को निकालने में उनकी मदद ली जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया है। इसके जरिए उनसे संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। खार्तूम में भारत का दूतावास भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दूतावास ने भारतीयों से सावधानी बरतने के लिए कहा है। इस मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। आपको सूडान से जुड़ी अपडेट्स लल्लन टॉप पर मिलती रहेंगी। आज की तीसरी और अंतिम सुर्खी नेपाल से है। आयरलैंड के दिग्गज पर्वतारोही नोएल हन्ना की मौत हो गई है। उनके अलावा एक भारतीय पर्वतारोही अनुराग मालू भी गायब बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश चल रही है। दोनों नेपाल के माउंट अन्नपूर्णा पर ही थे। हालांकि दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध नहीं है। माउंट अन्नपूर्णा दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। नोएल हन्ना 10 बार सबसे ऊंचे माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके थे।
वो सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी पैर रख चुके थे, लेकिन अन्नपूर्णा से नीचे उतरते समय वो एक खाई में गिर गए, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। अभी तक दुर्घटना का कारण पता नहीं चल सका है। 17 अप्रैल को भारत की एक और पर्वतारोही बलजीत कौर भी अन्नपूर्णा से लौटने के दौरान बीमार पड़ गई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, लेकिन रात बीतते बीतते उनकी हालत में सुधार आने लगा था। दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 8 नेपाल में हैं। नेपाल में पहाड़ों पर चढ़ाई का सीजन शुरू हो चुका है। सरकार अब तक 700 से ज़्यादा परमिट भी इशू कर चुकी है। आज की दुनियादारी में दोस्तों इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।